कैसे हो? पानी पी लूं? हाँ, गला बैठा हुआ है। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे भाई? हाँ जी, मैप तो बता देते ना भाई, बस तो खत्म। मैप तो मतलब राजस्थान का सामान्य परिचय वाला पार्ट जो है वो अपना यहाँ से पूरा हो जाता है। अब आगे बढ़े, ठीक है। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं और दूसरा बिंदु अपना आता है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसको सुन लो, यहाँ से क्या कहानी है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद इसको लिखना है, लिखवाऊंगा पूरा, है ना। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब गुरुजी, ये भौतिक प्रदेश होते क्या है, इनको अलग अलग भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इनका निर्माण कैसे हुआ और राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं और उनकी विशेषताएं क्या आती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से पढ़ने। मतलब इसके अंदर आपको यहाँ से फैक्ट्स भी पढ़ने हैं और इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ने। दोनों चीज़ें, फैक्ट भी हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं। लास्ट बिंदु है आपका कॉन्सेप्ट का, इसके बाद कहीं पर भी क्यों और कैसे नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। भौतिक प्रदेश का मतलब होता है कि यदि पर्टिकुलर हम किसी भी स्थान को उसके उच्चावच की बात करें, इस उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर यदि उसका वर्गीकरण करते हैं और वर्गीकरण के बाद में जो भाग बनते हैं उन भागों को हम क्या बोलेंगे, भौतिक प्रदेश। ये उच्चावच क्या है? उच्चावच का मतलब है कि किसी भी स्थान के ऊपर, उच्चावच का मतलब है कहीं पर आपको पहाड़ी मिलेगी तो कहीं पर आपको पहाड़ मिलेगा, तो कहीं पर आपको पर्वत मिलेगा, तो कहीं पर पठार और कहीं पर मैदान। तो किसी यहाँ कहीं पर हो सकता है आपको गर्त मिल जाए या कहीं पर मिल जाए आपको खाई, तो कहीं पर मिल जाएगी आपको घाटी। तो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर धरातल की जो बनावट होती है वो उच्चावचों के आधार पर जो उसका वर्गीकरण किया गया है, कहीं पर कैसा भी हो सकता है। तो किसी क्षेत्र का उच्चावचों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है और उसके बाद में जो भाग बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक प्रदेश। अब सबसे पहली चीज तो यहां से एक तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि गुरुजी ये उच्चावचों के आधार पर वर्गीकरण, भारत की बात करें, भारत में कहां से होता है, तो भारत में इसका वर्गीकरण होता है चेन्नई तट से, कि चेन्नई तट के आधार पर किसी धरातल की ऊंचाई कितनी है, उस ऊंचाई के आधार पर उसे नाम दिया जाता है। जैसे ये तो हो गया अपना धरातल, या इसको हम बोलें समुंदर तट। इसको क्या बोलते हैं, समुंदर तट। इस समुंदर तट से कोई स्थान जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है उसको हम लोग बोलते हैं मैदान। यदि किसी क्षेत्र की ऊंचाई समुंदर तट से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर है, 600 मीटर की ऊंचाई है, लेकिन ऊपर से वो क्या है, समतल है। ऊपर से कंडीशन है क्या होना चाहिए, समतल। उसको हम लोग बोलते हैं पठार। यदि किसी भूभाग की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग कितनी है भाई, 1800 मीटर के आसपास है, कितनी है, 1800 मीटर के आसपास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़। और यदि किसी की ऊंचाई 1800 से 2700 मीटर है, इसको हम पहाड़ी बोल देंगे, पहाड़ी। उसके बाद में यदि किसी की ऊंचाई 1800 मीटर से 2700 मीटर तक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़। और यदि किसी भूभाग की ऊंचाई 2700 मीटर से भी क्या है, अधिक है, 2700 मीटर से अधिक है, उसको क्या बोलते हैं, पर्वत कहा जाता है। तो भारत के अंदर चेन्नई तट के आधार पर भारत के अंदर विभिन्न जो स्थान है उनकी समुद्र तल से ऊंचाई का मापन किया जाता है और उस ऊंचाई के मापन के आधार पर हमें कहीं पर मैदान दिखाई देंगे, तो कहीं पर पठार, तो कहीं पर पहाड़ी, तो कहीं पर पहाड़ और कहीं पर पर्वत। और इन्हीं उच्चावचों के आधार पर किसी प्रदेश का यदि वर्गीकरण किया जाता है उनको हम बोलेंगे भौतिक प्रदेश। एक बात तो ये क्लियर है, हो गई क्लियर। अब अगला प्रश्न यहीं से बना कि गुरुजी इस पृथ्वी पर ऐसा क्या हुआ कि कहीं पे तो मैदान है,
कहीं पे पठार तो कहीं पर पहाड़ी और पर्वत। अर्थात इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ? यदि इन भौतिक प्रदेशों का निर्माण एक साथ होता तो सब जगह या तो मैदान मिलते, या पर्वत मिलते, या पठार मिलते, या एक ही प्रक्रिया से होता तो भी एक समान ही उच्चावचों का निर्माण होता। इसका मतलब हो सकता है कि इनका निर्माण अलग अलग प्रक्रियाओं से और अलग अलग समय पर हुआ है। तो सबसे पहली चीज आती है कि भौतिक प्रदेश बने कैसे। इन भौतिक प्रदेशों के निर्माण की बात करें तो निर्माण के लिए कहा जाता है कि प्रारंभ में अपनी पृथ्वी जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में थी, तरल अवस्था में थी, और ब्रह्मांड के अंदर अपनी कक्षा के अंदर गति कर रही थी। फिर कहा जाता है कि कालांतर में इसके पास से एक कोई बड़ा सा पिंड गुजरता है, इसके पास से एक बड़ा पिंड आता है, और हर एक पिंड में अपनी ग्रेविटी फोर्स होती है, गुरुत्व बल होता है। जैसे ये बड़ा सा पिंड किसी एक तरल अवस्था का भाग, इसको हम लोग क्या क्या बोलते थे राम ही जाने। कोई तो कहता है कि ये पहले क्या था, सूर्य था, कोई कहता है कोई पिंड था, जो भी था अपन ये मानते हैं कि पहले सूर्य था, कि सबसे पहले सूर्य तरल अवस्था में थी और बड़ा था। फिर कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य से अलग होकर के बनी, ऐसा भी कहा जाता है। कोई कहते हैं कि एक पिंड था। जैसा भी है, हमें तो समझना है, यहां से उस पार्ट पे नहीं जाना, हमें सिर्फ बनना कैसे वो देखना है। तो ये कोई भी पिंड था, ये तरल अवस्था में था, उसके पास से बड़ा सा पिंड गुजरा। जैसे ये भाग बड़ा सा पिंड इसके पास आता है, इसके गुरुत्व बल की वजह से इस तरल भाग में उभार आना प्रारंभ होता है, और ये तरल भाग इसकी ओर खिंचना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे ये नजदीक आ जाएगा, ये तरल भाग इसकी ओर खिंचता चला जाएगा, ये ओर खिंचता चला गया, और एक दौर ऐसा आया कि जो तरल भाग है इससे क्या हो गया, अलग, इससे अलग हो गया, इस पिंड की ओर चल पड़ा। लेकिन जब तक ये अलग हुआ, कहते हैं कि ये भाग यहां से क्या हो गया, और भी आगे निकल गया। अर्थात ये जो पिंड था या सूर्य था, जो भी है, इससे अलग हुआ जो ये भाग है, बाद में इस भाग के टुकड़े होते हैं, और टुकड़े होने के फलस्वरूप इसी से किसका निर्माण होता है, अपनी पृथ्वी का। तो ऐसे तो अपनी पृथ्वी बनी। अब ये पृथ्वी बनी तो इसके ऊपर भौतिक प्रदेश कहां से आए? इसका मतलब पृथ्वी प्रारंभ में कैसी अवस्था में आ गई, तरल अवस्था में। कैसी थी, तरल अवस्था, क्योंकि तरल भाग ही तो अलग हुआ था बड़े पिंड से दूसरे पिंड की ओर जाने के लिए। यहां से अलग क्या हुआ था, तरल भाग ही तो अलग हुआ, और इसी से क्या बनी, पृथ्वी। तो पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, तरल अवस्था के अंदर थी। बाद में कहा जाता कि कालांतर में धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। ठंडी होने पर इसकी कुछ भाग, कुछ सतही भाग जो है ना, या कुछ हिस्सा ठोस बन गया। तो ये तो भाग बन गया ठोस, और ये जो ठोस भाग है इसे तो नाम दिया गया पेंजिया। इसे तो नाम दिया गया है पेंजिया। और इसके चारों तरफ ये तरल अवस्था थी, और इस तरल अवस्था को नाम दिया गया, ये भाग था तरल, और इसको नाम दिया गया भाई पैंथालासा। अब यहीं से स्टार्ट हो जाती है बात कि गुरुजी इसी से भौतिक प्रदेश बने होंगे क्या? तो इसको ऐसे समझो, ये थाली सी लग रही है ना, इसमें पानी भर दें, और थाली में पानी भर के अपने घर में फ्रिज है, हम उसमें छोड़ दें, तो धीरे धीरे उसकी ठंडक से वो बर्फ बननी प्रारंभ होगी। तो बर्फ एक साथ तो बनती नहीं, थोड़ी सी बनती है। तो शुरुआत में थोड़ी सी बर्फ बन गई। वो बर्फ कैसी होती है, समतल या उबड़ खाबड़ पर्वत पठार की तरह समतल होगी। जैसी पानी का रूप होगा वैसे बर्फ का रूप होगा। तो ये तो पानी था, ठोस भाग बना तो कैसा होना चाहिए, समतल भाग, ऐसा कहा जाता है। और ये लिक्विड फॉर्म। तो अभी तक तो भौतिक प्रदेश नहीं बने। उसके बाद में यहां पर और क्या होता है, तो बाद में कहा जाता है कि ये जो अपना पेंजिया है, ये जो अपना पेंजिया है, इस पेंजिया के दो टुकड़े हो जाते हैं। इस पेंजिया के दो टुकड़े हो जाते हैं। उत्तरी जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड, और दक्षिणी जो भाग है इसको हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड।
और इन दोनों के बीच का जो भाग आता है जो लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम लोग बोलते हैं टेथिस सागर। तो क्या अभी भी भौतिक प्रदेश बने? क्या नहीं बने ना। तो फिर कैसे हुआ? फिर कहा जाता है कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इनमें गति प्रारंभ होती है। इन दोनों में गति प्रारंभ हुई। अंगारा लैंड दक्षिण की ओर आता है और गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर आता है। तो एक तो काम प्रारंभ हुआ ये कि इन दोनों में गति प्रारंभ हुई, अंगारा लैंड दक्षिण की ओर और गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर चला। इसके अलावा और क्या हुआ कि इस पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का निर्माण होता है, उसके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन भी आती है, वर्षा भी होती है। और इस अंगारा लैंड में वर्षा होने पर यहां से नदियां जो हैं वो टेथिस सागर में आकर के गिरेंगी। बारिश गोंडवाना लैंड में भी होती है और ये नदियां कहां पर आकर के गिरती हैं? टेथिस सागर के अंदर। जब नदियां टेथिस सागर में आएंगी तो ये अपने साथ कुछ चीजें बहाकर लाएंगी और उन सब का जमाव इनके द्वारा टेथिस सागर में किया जाएगा। और ये क्या क्या बहाकर लाएंगी? तो अपने साथ या तो मिट्टी को बहाकर के लाएंगी या अपने मार्ग में कोई भी जैविक संपदा आ जाएगी उसको बहाकर लाएंगी, और अपने साथ मार्ग में कोई भी वनस्पति आ जाएगी तो उसको भी बहा करके लाएंगी। अर्थात टेथिस सागर में नदियों के द्वारा मिट्टी, जैविक संपदा और वनस्पति का जमाव प्रारंभ होता है और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में गति प्रारंभ होती है। और यही घटना बाद में भौतिक प्रदेश में आती है। कैसे? देखो, अब होती चली गई। कहीं दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि गुरुजी यदि नदियों के द्वारा धीरे धीरे इसके अंदर ये मिट्टी, जैविक संपदा और वनस्पति का जमाव हुआ तो टेथिस सागर भरा क्यों नहीं? ये इसलिए नहीं भरा क्योंकि जैसे जैसे अवसाद टेथिस सागर में जमा होते चले गए वैसे वैसे टेथिस सागर का पैंदा नीचे बैठता चला गया। और ऐसा कोई भी जलीय भाग जिसका पैंदा नीचे बैठता है उसको कहा जाता है भूसन्नति। तो ये टेथिस सागर जो है ये टेथिस भूसन्नति है। तो यहां पर अवसाद नीचे भी बैठता चला गया और ये पास आते चले गए। अब इससे भौतिक प्रदेश कैसे बने आगे देखते हैं, फिर एक साथ समझेंगे बाद में। अब धरातल पे आ जाओ। ऐसा ही पाठ है। ये अंगारा लैंड और ये क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। यहां पे नदियां आएंगी और नदियों के द्वारा अवसाद का जमाव कहां पर किया गया? इन दोनों के बीच के जलीय भाग में। और दोनों के बीच का जलीय भाग कौन सा? टेथिस सागर। और इस टेथिस सागर में अवसाद का जमा हुआ और धीरे धीरे अवसाद नीचे की ओर भी आएगी। ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा, अब एक घटना तो ये हो रही थी और दूसरा, ये अंगारा लैंड इधर खिसकता है और गोंडवाना लैंड इधर खिसकेगा और इधर अवसाद भर भी रही है, नीचे भी जा रहा है और भर भी रहे। जब ये दोनों पास पास आ जाएंगे तो एक तो इस टेथिस सागर में क्या पैदा हो जाएंगे? उभार। ये जो अवसाद है कहां जाएगा? बाहर की ओर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे यहां से देखो, ये अपना बर्गर है, बाकी चीजें भूल जाओ। ये चित्र बर्गर जैसा लग रहा है कि ऊपर से ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मक्खन, पनीर, टमाटर, गोभी सब डाल दिया, लग रहा है ना ऐसा? और जब इसको खाते हैं तो ये पनीर वनीर कहां जाती है भाई? हाँ जी, कहा? पेट में। हाँ, पेट वाला तो दिखता नहीं ना कहाँ जाता है। हमें तो ये दिखता है कि वो पनीर वाला भी सब बाहर आता है और हम ऐसे आगे हाथ लगा के रखते हैं चाहे हाथ खराब हो जाए और बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वही बात यहाँ से थी कि जब ये दोनों पास पास आए तो एक तो ये अवसाद क्या आता है? बाहर आता है। और इस अवसाद के बाहर आने पर यहाँ किसका निर्माण हुआ? उच्चावचों का। एक, जब यह भाग अंदर की ओर जाता है, यहां पर यह अवसाद नीचे की ओर बैठता है तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। तो ठंडी होने पर पृथ्वी की
ऊपरी सतह तो ठंडी होती है, लेकिन आंतरिक भाग क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है। तो जैसे जैसे ये अवसाद नीचे की ओर जाएगा, ये अवसाद इस ठोस रूप में है, मिट्टी, वनस्पति और जैविक संपदा ठोस रूप में है, और जैसे ये नीचे की ओर जाएंगे बहुत ज्यादा गर्मी है, यहां पर टेम्परेचर है, उससे ठोस से किस अवस्था में बदल जाएंगे, तरल में। और ठोस से ज्यादा आयतन, एक तो होता है आयतन और एक होता है घनत्व। घनत्व का तो भूगोल के विद्यार्थी समझेंगे वेट, और आयतन का मतलब समझेंगे आकार। ठोस से ज्यादा तरल का आयतन होता है, होता कि नहीं होता? 1 किलो लोहे का वाट इतना सा और 1 किलो पानी इतना सारा, इसका मतलब पानी का आयतन ज्यादा है। और भी गर्मी है तो तरल के बाद ये कहां जाएगी, हवा के अंदर या गैस के रूप में कन्वर्ट होगी, और गैस का आयतन और भी ज्यादा है, अर्थात नीचे तो जगह तो कम है, सॉलिड चला गया लिक्विड में बदला, जगह नहीं थी, फिर गैस में बदला, जगह नहीं थी, और जब गैस ज्यादा बन जाती है तो वो क्या करती है, अब वो समझाने की जरूरत नहीं है, गुरुजी क्या करती है, विस्फोट। तो यही गैस जो है ना बाद में विस्फोट करती है, सतह को फाड़ती हुई बाहर आती है, और बाहर आने के बाद इसके साथ लिक्विड फॉर्म में भी पदार्थ आता है, पता है ना। और इससे किसका निर्माण होता है, पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। और इसी ज्वालामुखी से पृथ्वी के ऊपर बनते हैं पर्वत और पठार। अर्थात इन सब प्रक्रियाओं की वजह से किसका निर्माण हुआ, भौतिक प्रदेशों का। अब वापस से सुनो, पहली चीज भौतिक प्रदेश क्या है, किसी स्थान को वहां के उच्चावचों के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में विभाजन करना भौतिक प्रदेश कहलाते हैं। उच्चावच का मतलब है धरातलीय बनावट, कहीं पर मैदान, कहीं पर पठार, कहीं पर पहाड़, कहीं पर पहाड़ियां और कहीं पर पर्वत, उन सबको कहा जाता है। और इन उच्चावचों की ऊंचाई भारत में चेन्नई जो तट आता है वहां से मापन की जाती है। भौतिक प्रदेशों की बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो पृथ्वी प्रारंभ में तरल अवस्था में थी, कालांतर में धीरे धीरे ठंडी होने पर 2 भाग बने, ठोस भाग को कहा गया पेंजिया और तरल भाग को कहा गया पैंथालासा। समय के साथ ऐसा कहा गया कि पेंजिया के 2 टुकड़े हुए, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के मध्यवर्ती जलीय भाग को कहा गया टेथी सागर। इस टेथी सागर में नदियों के द्वारा अवसाद, जिसमें मिट्टी, जैविक संपदा और वनस्पति का जमाव किया गया, और धीरे धीरे टेथी सागर और गोंडवाना लैंड में गति उत्पन्न होती है, और ये दोनों पास पास आते हैं। और जब ये दोनों पास पास आते हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। बात समझ में आई? लिखाऊं यहां तक? लिखो। हेडिंग लगाओगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उत्तरी की। हाँ, एक पार्ट बच गया ना, राजस्थान की सीमा रेखा, उत्तरी बच गया, मुझे याद ही नहीं रहा। आज तो इसलिए नहीं याद रहा कि नींद में था भाई, मैं सो गया था। तुम्हारी क्लास 11 बजे थी, मैं सो गया था क्लास लेके, सॉरी भाई, वो पार्ट रह गया, मैं बताऊंगा अभी। नहीं याद नहीं रहा भाई, मैं सो सा गया था। दलपत, ओ बच्चे, पहला पेज खाली कर, देख तो सही कहाँ खाली। अरे खड़ा तो, अब पहला पेज खाली कर दे, कहाँ खाली है? हाँ, मैं सो गया था, 2 दिन से नहीं सोया था, अभी सोया सुबह। हाँ भाई, नहीं, पापा मम्मी पापा आगे थे शनिवार को, तब नहीं सो पाया, और फिर संडे को घर चेंज किया था मकान, तो 3री मंजिल से मकान खाली किया, और तो वहाँ अकेला ही था, किसी को बुलाया है नहीं, तो मेरे तो पैर भी रह गए थे। फिर रात को वापस पापा मम्मी और गए 4 बजे, तो फिर रात की नींद रह गई। ऐसे हो हैं, अब क्या बुलाएंगे? अच्छा चलो, खाने पे बुला, कर लिया उद्घाटन। तो अपन पंडित जी को नहीं मानते, रविवार था, छुट्टी थी, रख दिया। हाँ, अपने कर्म अच्छे हैं तो ठीक है,
कर्म ही मार देंगे तो वास्तु क्या करेगा। हाँ जी, चलो एक पार्ट रह गया था भाई, सॉरी, एक रह गया था राजस्थान की सीमा रेखा, सुन लो भाई, सॉरी है ना। राजस्थान की सीमा रेखा की गुरुजी क्या नाम है, कितनी लंबाई है, क्या क्या बातें यहां से आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, जैसे ये तो हो गया अपना राजस्थान, और इस राजस्थान की क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात, राजस्थान की जो सीमा है ये स्थलीय सीमा है। राजस्थान की सीमा कैसी है, स्थलीय सीमा है। दूसरी चीज, इस राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई जो आती ये 5920 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर। और एक ये स्थलीय सीमा जो है ये 5 राज्य व एक देश से लगती है। 5 राज्य और एक देश से लगती है। ये तो है बेसिक सी इंफॉर्मेशन कि राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा है, लंबाई 5920 किलोमीटर, 5 राज्य व एक देश से लगती है। यहां से एग्जामिनर एक क्वेश्चन बना सकता है आप लोगों के लिए कथन और कारक का। कथन ए है, राजस्थान सीमा रेखा की लंबाई, राजस्थान सीमा रेखा की लंबाई 5920 किलोमीटर है। एक स्टेटमेंट तो ये है, और व्याख्या आर ये है कि राजस्थान की सीमा 5 राज्य व एक देश से लगती है। 5 राज्य व एक देश से लगती है। और अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 कि ए व आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या करता है। नंबर 2, दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। नंबर 3, ए सही आर गलत। और नंबर 4, ए गलत व आर सही। एक तो सीधा सीधा प्रश्न यहां से बन जाता है कि राजस्थान की सीमा कैसी है, उसकी लेंथ कितनी है और कितने राज्य और कितने देश से लगता है। अब अगला प्रश्न यही भाई कि कौन सा कथन सत्य है। दोनों ठीक है, व्याख्या करता है नहीं करता, कि एक ठीक है दूसरा गलत है। ऑप्शन 1 कौन कहता है कि गुरुजी राजस्थान की सीमा रेखा की लंबाई ये भी कथन ये भी ठीक है और दोनों ठीक है और इसकी व्याख्या करता है। कौन कहता है ए? ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2 की व्याख्या नहीं करता, चलो असर तो आया। नंबर 3 4 पे तो जाना ही नहीं है भाई। यहां पे देखो राजस्थान की सीमा 5920 किलोमीटर है, स्टेटमेंट ठीक है, और राज्य की सीमा 5 राज्य व एक देश से लगती है। इसकी व्याख्या करता कि नहीं करता, उसको ऐसे पढ़ो कि राजस्थान की सीमा 5 राज्य और एक देश से लगती है तो 5920 किलोमीटर है क्या? नहीं भाई, चाहे 6 राज्य लगा दो क्या फर्क पड़ता है राजस्थान की सीमा रेखा पे। तो उन राज्यों से राजस्थान की सीमा रेखा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2। चलो उसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां से आते कि राजस्थान की जो सीमा रेखा है, राजस्थान की जो सीमा रेखा है, यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो राजस्थान की सीमा रेखा को 2 भागों में बांटा जाएगा। ये 2 भाग कौन कौन से आएंगे, यहीं से बात करें कि 2 भाग कौन कौन से हैं। तो भाई राजस्थान के इधर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, यहां पर एक राज्य आ जाएगा जिसका नाम है पंजाब, यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, यहां पर यूपी, इधर है एमपी और यहां पर है गुजरात। और जब सीमा 2 देशों के बीच हो अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसी स्थिति की सीमा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मतलब राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और जब सीमा 2 राज्यों के बीच हो, चाहे वो राजस्थान और पंजाब, राजस्थान हरियाणा किसी के बीच भी हो, उसे क्या कहा जाता है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो है पाकिस्तान के साथ
और अंतर्राज्यीय सीमा इन 5 राज्यों के साथ है, उसकी की कहानी देखते हैं। भाई तू मैप भी सेट करना पड़ेगा तेरे को बाद में। अब सबसे पहले हम किसकी बात करें? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि ये क्या क्या कहता है। सबसे पहले राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये लिखा ना, हाँ आज गलत लिख दूंगा तो जगह देना मुझे कि गुरुजी क्या कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सो सकता हूं चलता चलता ही, सुबह ही सो गया था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम, और इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। एक तो ये, दूसरा इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण की बात करें कि निर्धारण करता कौन था, तो रेड क्लिफ महोदय या सर रेड क्लिफ। और इसका निर्धारण तिथि क्या आती है? इसकी निर्धारण तिथि आती है 14 से लेकर के 17 अगस्त 1947 में इसका निर्धारण हुआ। और यही जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत में कितने स्टेट के साथ लगती है? जम्मू के साथ और कश्मीर के साथ नहीं लगती क्या? चलो देख लेना, जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद में पंजाब, उसके बाद राजस्थान, और एक किसका नाम आ जाएगा? गुजरात। इनके साथ ये रेड क्लिफ रेखा लगती है और हमें बात किसकी करनी है? राजस्थान की। तो अब इस रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान की चर्चा करें कि राजस्थान के साथ क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो आता है इसका विस्तार, कि राजस्थान में इसका विस्तार कहां से कहां है। तो भाई राजस्थान में इसका विस्तार, ये जो मैं एक रेड लाइन खींच रहा हूं यहां से स्टार्ट होता है। राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे चलता हुआ यहां से निकल जाता है। और ये जो बिंदु है, इस बिंदु का नाम है हिंदूमल कोट। इस बिंदु का नाम है हिंदूमल कोट, और ये है कहां पर? गंगानगर के अंदर। तो राजस्थान में इसका विस्तार हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर के इस बिंदु तक है, और इस बिंदु का नाम है बाखासर साहगढ़। ये बाखासर साहगढ़ क्षेत्र कहां पर? बाड़मेर के अंदर, यहां तक इसका विस्तार है। एक तो ये। नेक्स्ट, राजस्थान में लंबाई की बात करें कि भाई राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो हिंदूमल कोट से लेकर के बाखासर तक इसकी लंबाई जो आती है ये 1070 किलोमीटर है। एक यहां से पूछा जाता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति की बात करें कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थिति क्या है, अर्थात इधर से देश जो आता है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के कितने प्रांत और कितने जिलों की सीमा लगती है, और राजस्थान के कितने जिलों की सीमा इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, उस स्थिति की चर्चा करें। तो यहां से स्थिति को देखो, पाकिस्तान की चर्चा करें, पहले थोड़ा छोटा सा बढ़ा दो ना, दिख जाएगा ना। हाँ जी, अपन राजस्थान की बात करें, सबसे पहले देखो राजस्थान की चर्चा करें तो भाई एक तो इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गंगानगर, और ये जो गंगानगर है ये यहां पर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में इस गंगानगर से आगे यहां पर जो सीमा बन रही है, ये सीमा बन रही है बीकानेर की। ये सीमा किसकी है? बीकानेर। और बीकानेर जो सीमा बनाता है इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आ जाता है, आगे देखें, आगे ये जो सीमा बन रही है ये आ जाती किसकी सीमा? जैसलमेर। ये सीमा है जैसलमेर की, और जैसलमेर सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। और उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे देखें तो यहां पर ये जो सीमा है भाई, जो ग्रीन कलर से है, ये सीमा यहां पर किसके साथ है? बाड़मेर के साथ। और बाड़मेर की बात करें तो ये सीमा बनाता है 228 किलोमीटर। तो पहली स्थिति तो ये कि राजस्थान के 4 जिले हैं, राजस्थान के 4 जिले हैं भाई।
पहला गंगानगर 210 किलोमीटर, दूसरा बीकानेर 168, तीसरा जैसलमेर 464 और चौथा बाड़मेर 228 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी बात करें? पाकिस्तान। तो इस पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। एक तो आता है पंजाब और दूसरा सिंध प्रांत। पंजाब और सिंध प्रांत की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। और इस पाकिस्तान के टोटल 9 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। 3 तो है पंजाब के। कौन कौन से भाई? हाँ जी, एक तो आ जाता है बहावलपुर, एक तो है बहावलपुर, और इस बहावलपुर की सीमा लगती है गंगानगर के साथ। और हाँ जी, मैं तो बहावलपुर की बात कर रहा हूं। पहले बहावलनगर है, बहावलपुर है? बताओ दिखा। हटा देता हूं, अपना क्या जाता है, हटा देंगे। ये लो, ये लो, बताओ दिखा। 3 है यहां पर, एक तो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां। पहले कौन सा आएगा? मतलब याद तो है सबको, 3 है, बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खां। पहले कौन सा है? बहावल नगर। सबसे पहले कौन सा है? बहावल नगर। बहावल नगर सीमा किसके साथ लगती है भाई इसकी? गंगानगर और बीकानेर साथ लगती है क्या? नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ गया? बहावलपुर। इस बहावलपुर की सीमा किसके साथ? लगा दो, बीकानेर के साथ। गंगानगर के साथ नहीं। भाई आपका पढ़ा हुआ तो है ये तो। गंगानगर के साथ लगानी है? नहीं लगानी गंगानगर के साथ। जैसलमेर के साथ कितने की? 6 की लगानी है। 3 हटाने हैं। तो एक तो किसकी हो जाएगी? बीकानेर के साथ। और भाई एक किसके साथ? जैसलमेर के साथ। और एक आ जाता है यहां पे रहीम यार खां, और इसकी सीमा किसके साथ? जैसलमेर के साथ। उसके बाद सिंध के 6 हैं। पहला घोटकी, मेरे यही पढ़ लेते, घोटकी सीमा किसके साथ? जैसलमेर। उसके बाद सुकूर, सुकर या सुकूर सीमा जैसलमेर के साथ। उसके बाद खैरपुर, खैरपुर सीमा किसके साथ? जैसलमेर। उसके बाद संगर, संगर की सीमा जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद उमरकोट, और उमरकोट की सीमा बाड़मेर। और लास्ट एक आता है कौन सा? थार पारकर, और इसकी सीमा किसके साथ? बाड़मेर के साथ। तो यहां पर हम चर्चा करें कि भाई सबसे पहले तो किसकी बात करें? अंतरराष्ट्रीय सीमा। नाम क्या है इसका? रेडक्लिफ रेखा। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता रेडक्लिफ महोदय था। और कब निर्धारण हुआ? तो 14 से लेकर के 17 अगस्त 1947 में। यह सीमा भारत के स्तर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, वो जो यूनियन टेरिटरी आती है वहां पर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ लगती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसका विस्तार हिंदूमलकोट, गंगानगर से लेकर के बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर तक है। इस बाखासर या शाहगढ़ की बात करें, इसके साथ एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये भाई यहां से वो इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर एक नेशनल हाईवे है 925 ए, नेशनल हाईवे 925 ए, और यहां पर एक हवाई अड्डा आता है। हवाई पट्टी कह दें, हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया था। और ये जो उद्घाटन की बात करें, ये हवाई पट्टी क्या थी?
आपातकाल में, आपातकाल में लड़ाकू विमान उतारने के लिए, लड़ाकू विमान हेतु कि यदि भारत और पाकिस्तान या किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई होती है तो ऐसी स्थिति में, आपातकालीन परिस्थिति में हम लड़ाकू विमानों को कहां उतार सकते हैं? इसी नेशनल हाईवे 925 ए बाखासर बाड़मेर के अंदर 3-4 एग्जामों में आया था कि भाई कहां पर क्या आती है। ठीक है, चलो उसके बाद में आता है यहां से कि भाई सीमा किस किस के साथ। तो सबसे पहले बहावलनगर, इसकी सीमा भी कहां जाना है? गंगानगर और बीकानेर। कहां जाना है? गंगानगर और बीकानेर। बहावलपुर, बीकानेर और जैसलमेर, रहीम यार खां, जैसलमेर और तिरकी पाकिस्तान ना, घोटकी, जैसलमेर, सुकूर, जैसलमेर, खैरपुर, जैसलमेर, संगर, जैसलमेर और बाड़मेर, उमरकोट, बाड़मेर और थार पारकर की बात करें तो बाड़मेर के साथ सीमा लगती है। लिखाऊं यहां तक? लिखाओ बेटा। ये बीच में कहां चला गया? अच्छा हाँ सेट तेरे को, हाँ लिखो, हेडिंग लगाओगे राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की सीमा रेखा, पहली लाइन, पहली लाइन है स्थलीय सीमा है, एकदम शॉर्ट में लिखना है भाई। इसके अलावा तो ऐसे लिखोगे राजस्थान की सीमा स्थलीय सीमा है तो मतलब नहीं, रिजल्ट तो ना एक ही निकला ना। छोटा सा मैप बना करके लिख सकते हो राजस्थान डैश स्थलीय सीमा। सीमा तो कैसी है? स्थलीय है। स्थलीय सीमा लंबाई 5920 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। और उसके बाद में सीमा 5 राज्य व एक, सीमा 5 राज्य व एक देश से लगती है। सीमा 5 राज्य व एक देश से लगती है। सीमा 5 राज्य व एक देश से लगती है। उसके बाद लिखोगे राज्य सीमा रेखा का वर्गीकरण। राज्य सीमा रेखा का वर्गीकरण। राज्य सीमा रेखा का वर्गीकरण। और एक छोटा सा मैप बना करके ये राज्य जो है ना, इनकी डायरेक्शन ये भी याद रखना। जैसे पंजाब कहां पर है? उत्तर में। हरियाणा कहां पर है? उत्तर और पूर्व में। यूपी कहां पर है? पूर्व में। एमपी कहां पर है? दक्षिण और पूर्व में। गुजरात कहां पर है? दक्षिण और पश्चिम में। ये पाकिस्तान कहां पर है? उत्तर और पश्चिम में। ये डायरेक्शन भी पूछ लेते हैं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इधर तो है अंतर्राज्य ना, ये जानने की जरूरत नहीं है। और इधर है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भी नहीं लिखना। बस ये लो। बस थोड़ा डायरेक्शन का पता हो कि भाई किस डायरेक्शन में कौन सा, छोटा सा मैप बना लेना, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस मत करना। डायरेक्शन पता होना चाहिए, मैप काम नहीं आते। डायरेक्शन नहीं पता तो फिर मैप बनाए रखो, क्या काम आया। और एग्जामिनर मैप नहीं देता है, दिशा पूछता है कि भाई हाँ इधर इस डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है, क्या है। और इस उम्र में आ गए तो ये पता है। बस इतना है कि नहीं लिखवाएं तो गुरुजी ने लिखवाए नहीं, बाकी पता सबको अपने को। ऐसी फीलिंग आती है ना बाद में, मास्टर जी ने लिखवाया नहीं। बढ़ो आगे। हाँ जी, अब लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
हाँ भावनगर बीकानेर से लगती है ना सर? लगती है बेटा, लगती है। मैं तो इनसे पूछ रहा था, लगती है। हालत खराब है। हाँ जी, चलो अब लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब लिखोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पहली लाइन है नाम। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, नाम रेड क्लिफ रेखा। अब इस रेड क्लिफ रेखा को अंडरलाइन करके लिखना। इस रेड क्लिफ रेखा को अंडरलाइन करना है और लिखना है पहली लाइन निर्धारण करता। निर्धारण करता रेड क्लिफ महोदय। इसका निर्धारण करता कौन है? रेड क्लिफ महोदय। ठीक है भाई, रविंद्र कर देंगे। तिथि, इसी रेड क्लिफ रेखा की निर्धारण तिथि। ये तिथि कौन सी है? निर्धारण तिथि है। निर्धारण तिथि 14 से 17 अगस्त 1947। 14 से 17 अगस्त 1947 एक आयोग आया था और इस आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। और एक सीमा पर स्थिति, मतलब सीमा पर राज्य, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रेड क्लिफ रेखा पर राज्य कौन से हैं? रेड क्लिफ रेखा की विशेषता लिख रहे हैं तो इस रेड क्लिफ रेखा पर राज्य, राज्य कौन कौन से आते हैं? J&K। हाँ जी, हाँ अलग हो गया ना, जम्मू हो गया, एक लद्दाख हो गया। इसको J&K ना लिखे कि जम्मू और लद्दाख लिख लो चाहिए। जम्मू और लद्दाख, हाँ जम्मू और लद्दाख। जम्मू, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जम्मू, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और अब लिखोगे रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में स्थिति। रेड क्लिफ रेखा है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसी का तो नाम है। तो रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में स्थिति क्या है? रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में स्थिति। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में स्थिति। सबसे पहले विस्तार, कहां से कहां तक है? विस्तार, विस्तार हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर साहगढ़ बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है साहगढ़। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर साहगढ़ बाड़मेर। बाखासर साहगढ़ बाड़मेर हो गया। और यहीं पर इसी साहगढ़ में एक लाइन और लिख लो। साहगढ़ में लिख लेना आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में, आपातकालीन परिस्थितियों में लड़ाकू विमान उतारने हेतु, लड़ाकू विमान उतारने हेतु यहां है ना, आपके थर्ड ग्रेड में जीके करंट अफेयर्स है ना, बस तो यहां NH 925A, यहां NH 925A पर हवाई पट्टी बनाई गई। आपातकालीन परिस्थितियों में क्या लिखा? आप बोलने बेटा, आप लोगों ने क्या लिखा? आपातकालीन परिस्थितियों में लड़ाकू विमान उतारने हेतु यहां NH 925A पर हवाई पट्टी बनाई गई।
2021 में, 2021 में एग्जाम में कौन से में आया था ये? एग्जाम में भी आया था कि हाल ही में नितिन गडकरी के साथ आया था कि नितिन गडकरी ने आरएस में आया था ना कि भाई नितिन गडकरी के द्वारा राजस्थान में कहां पर एक एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? बाड़मेर। प्रश्न आ भी चुके हैं, ये 2 बार आ लिया, 2 बार। चलो, सबसे लेटेस्ट तो आरएस में था, करंट में हो गया। तो राजस्थान में विस्तार, उसके बाद है राजस्थान में लंबाई, रेडक्लिफ रेखा की लंबाई। विस्तार हो गया, अब लंबाई। रेडक्लिफ रेखा का विस्तार कहां से कहां? हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर साहगढ़ बाड़मेर तक। और अब इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। उसके बाद लिखोगे स्थिति। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? और स्थिति में बना सकते हो क्या कैसा डायग्राम? बना लो तो बेटा। रेडक्लिफ रेखा प्राकृतिक है मानव निर्मित? रेडक्लिफ महोदय आया था, 3 सदस्यीय टीम थी, उसके द्वारा निर्धारित की गई थी, मानव के द्वारा डिसाइड की गई थी एरिया। तभी तो कंफ्यूजन पैदा हुए, तभी तो कंफ्यूजन पैदा हुए यहां पर। मानव ने मैप में लाइन खींच दी, वहां जाके देखा तो मामला उल्टा पुल्टा मिला। जरूरी नहीं राजस्थान का ऐसा ही मैप बनाओ, बीच में एक लाइन खींच सकते हो सीधा। और ये जो बहावल नगर है, इसकी सीमा गंगानगर के साथ भी है और बीकानेर के साथ भी है। बनाओ, 2-4 मिनट लगेंगे ना? ठीक है।
हो गया भाई, बढ़े आगे, चलें आगे, ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलें। अब देखो ये तो हो गई अपनी अंतर्राज्यीय सीमा। अब किसकी बात करेंगे, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय तो हो गई ना, अब किसकी बात करेंगे, अंतर्राज्यीय। सबसे पहले हम लिखते हैं अंतर्राज्यीय। कोई बच्चा ऐसा है जो ये बता सकता है कि गुरुजी इस अंतर्राज्यीय सीमा का विस्तार कहां से कहां है। इस अंतर्राज्यीय सीमा के विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। हाँ जी, हाँ सेम ही है, याद रखना। यदि इसी हिंदूमल कोड से लेकर के बाखासर तक इस साइड से आएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और उसी हिंदूमल कोड से लेकर के बाखासर सागर तक आएंगे इधर से, तो ये सीमा कौन सी जाएगी अपनी, अंतर्राज्यीय सीमा। और इस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगी 4850 किलोमीटर। अब इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर राजस्थान के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, या इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 5 राज्य हैं। सबसे पहले उत्तर में आता है पंजाब, और ये जो पंजाब है ये सीमा बनाता है 89 किलोमीटर। उसके बाद में उत्तर पूर्व में स्टेट हरियाणा, और इस हरियाणा के द्वारा सीमा 1262 किलोमीटर। उसके बाद पूर्व में स्टेट आता है यूपी, और इसके द्वारा सीमा 877 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण और पूर्व की बात करें, यहां पर है एमपी, और यह सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर। और इधर आ जाता है अपना गुजरात, और इस गुजरात की बात करें सीमा बनाता है 1022 किलोमीटर। तो एक बार तो कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, एमपी, सबसे छोटी पंजाब, या इनका आरोही और अवरोही क्रम भी याद रखना कि भाई सबसे बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, यह सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अब यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक राज्य के साथ चर्चा करें कि भाई पर्टिकुलर एक स्टेट के साथ किस किस राज्य की या किस किस जिले की सीमा लगती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां से किसके साथ, पंजाब के साथ बात करते हैं। ये अपना स्टेट हो गया जिसका नाम है पंजाब। इस पंजाब के 2 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, एक तो है फाजिल्का और दूसरा है मुक्तसर। फाजिल्का और मुक्तसर, इन 2 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। और उसी प्रकार से इस पंजाब के साथ राजस्थान के भी 2 जिले हैं, एक तो हो गया गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। यहां से लंबी सीमा कौन बना रहा है, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ के साथ एल, और छोटी सीमा कौन बना रहा है, गंगानगर, तो इसके साथ एस। इधर से जानने की जरूरत नहीं कि गुरुजी पंजाब का कौन सा जिला लंबी सीमा बनाता है, कौन सा नहीं लगाता। कल को चेंज हो गया तो ना तो आपको पता लगेगा ना हमें लगता है, और ना एग्जामिनर ये कहता कि हाँ भाई पंजाब का कौन सा है। बस वो एनर्जी सेवर, एनर्जी वेस्टेज के रूप में जरूर काम करता है। ये जरूर याद रखना पंजाब के कितने जिले हैं और कौन से जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर। दूसरे स्टेट के जिलों की बात करें तो 2-3 के याद रखना, पंजाब, यूपी। 2 से तो पूछे जा सकते हैं, एमपी से सोचो कि भाई एमपी का कौन से जिले की सीमा राजस्थान के साथ लगती है नहीं लगती, ऐसा बना नहीं है, पढ़ जरूर लेना, बना नहीं है कभी। हाँ, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा गुजरात के साथ लगती है नहीं लगती, ऐसा प्रश्न बने हैं। किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ लगती है नहीं लगती, एमपी के साथ। राजस्थान के बने, बाहर के प्रश्न नहीं बने हैं अभी तक, लेकिन पढ़ लेना बस। तो एक तो हो गया पंजाब, पंजाब के साथ सीमा कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। और पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और मुक्तसर जिसकी सीमा राजस्थान के साथ, और राजस्थान के भी 2 हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद भाई नंबर 2 पे आता है हरियाणा। नंबर 2 पे किसकी चर्चा करेंगे, हरियाणा की। सही है क्या, ठीक है। अब हरियाणा की बात करें तो इसकी सीमा यहां से स्टार्ट हुई, यही सीमा है हरियाणा के साथ, यही है क्या, ये लो जी,
इधर सीमा किसकी आ गई? हरियाणा के साथ। और इस हरियाणा की सीमा रेखा की जो लंबाई है ये तो है 1262 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1262 किलोमीटर। और हरियाणा के कितने जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है? तो 7। कौन कौन से? एक तो है जैसे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, उसके बाद सिरसा है, हिसार, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़, मेवात, रेवाड़ी और भिवानी। बहुत बढ़िया। कौन सा जाएगा? भिवानी, एक रेवाड़ी, एक महेंद्रगढ़ और एक आ जाएगा मेवात। और इस मेवात को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? नू। तो सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात की बात यहां पर की जाती है। उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है? तो यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट तो है हनुमानगढ़। उसके बाद में ये है चूरू है, ये है झुंझुनू। उसके बाद में ये सीकर है भाई, यहां पर है ये जयपुर, एक यहां पर है अलवर और एक यहां पर हो जाता है भरतपुर। तो यहां पर जिले कौन कौन से हो गए राजस्थान के? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इनमें से सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? हनुमानगढ़। और यदि हम बात करें यहां से कि भाई इनमें सबसे छोटी कौन बनाता है? जयपुर। क्या पीछे क्या लिखा दिया भाई? अच्छा, इसकी बात करें क्या? इसमें लंबी कौन बनाता है हनुमानगढ़ के साथ? हाँ, गंगानगर बनाता है। यार मैंने क्या लिखवा दिया यार, मुझे बोल देना भाई, आज बोल देना बस, पहले कह रहा हूं। आज कुछ कहीं से कुछ भी लिख दो ना तो कह देना कि गुरुजी एल, हनुमानगढ़ एस ना, हाँ बोल देना, टोक देना भाई। हाँ बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि मुंह धो के आए थोड़ा बहुत तो ठीक है, वापस वही की हालत हो गई। चलूं आगे? ठीक है, बस मैप खत्म। 5 लगा दे, और लगा दे बेटा, लगा ये तो टॉपिक करूंगा। बस ठीक है। हाँ भाई, नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 पे अपना कौन सा आ जाएगा? यूपी। नंबर 3 की बात करें तो इधर कौन सा स्टेट आ जाएगा अपना? यूपी की बात कर लेते हैं। ये लो जी, इस यूपी के साथ सीमा कितनी है? 877 किलोमीटर। और इधर हो गया अपना राजस्थान। इस राजस्थान के 2 जिले हैं, एक तो है यहां पर भरतपुर और दूसरा कौन सा है? धौलपुर, जिनकी सीमा यूपी के साथ लगती है। लंबी सीमा कौन बनाता है? भरतपुर और छोटी सीमा धौलपुर। और उसी प्रकार से यूपी के भी 2 जिले हैं, एक है आगरा और दूसरा है मथुरा, जो सीमा बनाते हैं। तो यूपी के भी 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले। उसके बाद आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बने हुए हैं वो यहां इस मध्य प्रदेश वाले हिस्से के साथ बने हुए हैं कि भाई राजस्थान के कौन से जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता। तो इधर हो गया अपना एमपी, और इस एमपी के साथ सीमा तो कितनी बनती है? 1600 किलोमीटर। और कितने जिले हैं? 10। कौन कौन से? एक तो है मुरैना, श्योपुर,
शिवपुरी, गुना, राजगढ़, सांजापुर, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, अगर मालवा, सांजापुर, नीमच, रतलाम, झबुआ और मंदसौर हो गए क्या 10? हाँ जी, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, सांजापुर, नीमच, रतलाम, झबुआ और मंदसौर, ये 10 हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? तो एक तो ये डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धौलपुर, एक यहां पर है करौली, उसके बाद एक हो जाएगा सवाई माधोपुर, एक यहां पर है कोटा, ये है बारा, यह है झालावाड़, और उसके बाद देखो वापस कोटा की स्थिति आती है यहां पर, उसके बाद ये यहां पर है, और ये बीच में कौन सा है, क्या लिख रहा है यार, भीलवाड़ा, ये यहां पर, और यहां पर ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है चित्तौड़, ये यहां पर है प्रतापगढ़, और हो जाएगा बांसवाड़ा। तो राजस्थान के भी 10 हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इनमें सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, झालावाड़, और छोटी सीमा कौन बनाता है, भीलवाड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किसके साथ, पंजाब। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमा किसके साथ आ गई, पंजाब के साथ। जगह देना, हाँ जी, देखो भाई यहां से सीमा लग रही है, और ये सीमा किसके साथ है, गुजरात के साथ ना। चलो इसी की चर्चा करते हैं अब। यहां पर हो गया, तो इधर तो अपना स्टेट है जिसका नाम है गुजरात, सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। अब इस गुजरात के 6 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। एक तो है कच्छ, अरावली, बनासकांठा, सांबर काठा, माही सागर या महिसागर, और एक नाम आता है दाहोद। और इस राजस्थान की बात करें तो इसके भी भाई 6 हैं। एक डिस्ट्रिक्ट तो है बांसवाड़ा, एक हो जाएगा डूंगरपुर, एक है उदयपुर, उसके बाद सिरोही, उसके बाद जालोर, और थोड़ी सी सीमा लगती है बाड़मेर के साथ। तो यहां पे सबसे छोटी सीमा तो कौन बनाता है, बाड़मेर, सबसे छोटी सीमा तो बाड़मेर। सॉरी 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 भाई, सॉरी सॉरी, बाड़मेर के साथ तो ऐस ना, ऐसे ना, हाँ, और उदयपुर के साथ एल। ठीक है, लिखाओ एक बार इसको। अब वापस से बताऊं पूरी, सुन लो आप। हाँ जी, सुन लो वापस बेटा। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अंतरराष्ट्र, अपनी अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं, है ना। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, सबसे पहली चीज अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर, और यह सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। अब 5 राज्य कौन से हैं, पहला आता है पंजाब जिसके साथ सीमा लगती है 89 किलोमीटर। पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, फाजिल्का और मुक्तसर। राजस्थान के भी 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, सबसे ज्यादा गंगानगर और सबसे कम हनुमानगढ़ के साथ। उसके बाद नंबर 2 पे आता है हरियाणा, इसके साथ सीमा है 1262 किलोमीटर। हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ है, सिरसा,
हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, कैसे भी याद रख लो, याद होनी चाहिए। उसके बाद में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और मेवात, जिसको हम लोग नूह भी बोलते हैं, इनकी सीमा लगती है। और राजस्थान के भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। सबसे लंबी सीमा हनुमानगढ़, सबसे छोटी सीमा जयपुर। उसके बाद यूपी, सीमा 877 किलोमीटर। यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, आगरा और मथुरा। और राजस्थान के भी 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, भरतपुर और धौलपुर। लंबी सीमा भरतपुर और छोटी सीमा धौलपुर। ऐसे रहेंगे तो एक्टिव रहता हूं, लिखने में ढीला हो जाता हूं, उस समय फिर एक्टिवनेस गई और भूल जाता हूं। उसके बाद में एमपी, हाँ एमपी सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर। एमपी के 10 जिले हैं, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, सांजापुर, नीमच, रतलाम, झाबुआ और मंदसौर। और राजस्थान के भी 10 जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़। उसके बाद में चित्तौड़ का हिस्सा आता है, मतलब चित्तौड़ का हिस्सा आता है तो चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। सबसे लंबी सीमा झालावाड़ और सबसे छोटी सीमा भीलवाड़ा। और लास्ट आता है भाई गुजरात, इसके साथ 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। और गुजरात के 6 जिलों की सीमा लगती है, कच्छ, अरावली, बनासकाठा, सांबरकाठा, महिसागर या माहीसागर और दाहोद। और राजस्थान के भी 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा उदयपुर और सबसे छोटी सीमा बाड़मेर के साथ लगती है। लिखें, नहीं रेगुलर बोलता रहूंगा तो याद रहता है, हाँ क्लास में ध्यान रहता है। थोड़ा सा ढीला हो गया तो कुछ ही लिखवा दूंगा। चलो बाकी का कल। धन्यवाद।